हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड। आज हम हिंदी की कविता 8 गज़ल देखेंगे और जिसके कवि हैं माणिक वर्मा। इसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट अगर कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए आज अब हम यह कविता देखते हैं। इसमें हम पहले परिचय देखेंगे कवि का। कवि का जन्म है 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में। इनका परिचय दिया हुआ है कि हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। मतलब ये हास्य व्यंग के कवि हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। मतलब ये हमेशा गज़ल भी लिखते हैं। उसके अलावा उनकी प्रमुख कृतियां हैं गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता यह गज़ल संग्रह है, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो, यह उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे उन्होंने इस कविता में क्या समझाया है यह हम देखेंगे। प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। मतलब कवि ने हमें अपने जीवन को सार्थक रूप में अच्छे काम करते हुए व्यतीत करने की सलाह दी है। चलिए अब हम यह कविता देखेंगे। देखिए पहला जो उन्होंने हमें पहली जो स्टेंजा बताया है, पहली जो कड़ी है वह देखेंगे। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। इतनी सुंदर पंक्तियाँ कवि ने कही है। देखिए कवि माणिक वर्मा कहते हैं कि यदि हम बड़ी और सुंदर इमारतों को देखें तो उसके शिखर तक हमारी नज़र जाती है। उन इमारतों के सोने से चमकते शिखरों की और हम सभी सम्मान और प्रशंसा से देखते हैं। देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो। मतलब हम बहुत सुंदर सुंदर इमारतें देखते हैं ना, उसके शिखर मतलब उसका ऊपरी जो भाग होता है वो बहुत सुंदर होता है और हम उसके लिए बहुत तारीफ़ करते हैं ना कि हाँ ये इमारत बहुत सुंदर दिख रही है। यदि हम किसी भी सुंदर मंदिर का भी उदाहरण ले तो हमें उसका शिखर यानी उसका ऊपर का कलश वाला भाग बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन असली में क्या किसका उसमें योगदान होता है तो नींव की ईंटों का, नींव के पत्थरों का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। मतलब वही नींव के पत्थरों की वजह से ही वह इमारत टिकी हुई है। तो कवि हमें क्या बोलते हैं कि हम उन शिखरों को सम्मान से प्रशंसा से देखते हैं, परंतु असली में वे शिखर आज हैं तो वे केवल नींव के पत्थरों के कारण, किसके कारण है वह नींव के पत्थरों के कारण। नींव की ईंटों ने अपने आप को उजागर न करते हुए भी शिखरों को पहचान दी है। मतलब जो नींव की जो ईंट है उन्हीं की वजह से इन शिखरों को पहचान मिली है। ठीक उसी तरह यदि हमें समाज के लिए कुछ करना है तो हमें भी नींव की ईंट के समान बनना होगा। किसके समान बनना होगा? नींव की ईंट के समान, ना कि हमें शिखर सा दिखने के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है, दूसरी पंक्तियाँ देखेंगे। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। देखिए यहाँ पर गर्द मतलब धूल है, आसमानों मतलब आसमान, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मील का पत्थर मतलब देखिए हम अगर रास्ते में कहीं जाते हैं तो हमें बहुत सारे संकेत वाले पत्थर मिलते हैं। जैसे यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस के लिए अलग अलग गांव के नाम लिखे रहते हैं, कितना किलोमीटर वह लिखा रहता है। रास्ते में ऐसे हमें पत्थर दिखते हैं तो उन्हें हम मील के पत्थर कहते हैं। तो देखिए कवि इन पंक्तियों के बारे में क्या बताते हैं। कवि कहते हैं कि यदि हम अच्छे काम करना चाहते हैं तो हमें उसी तरह छा जाना चाहिए जैसे आंधी तूफान के समय आसमान में धूल छा जाती है। देखो चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। अब जब ज़ोर से आंधी तूफान आता है तो धूल क्या होती है, पूरे आसमान में छा जाती है। तो कवि कहते हैं कि हमें भी अपने अच्छे कर्मों से उसी तरह समाज में छा जाना है जिस तरह धूल आसमान में छा जाती है। तो
और आगे बोलते हैं और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। मतलब अच्छे कर्म करते हुए अगर हम थक जाते हैं, कहीं पर बैठ जाते हैं, तो हम बैठे भी तो इस तरह जिस तरह मील का पत्थर होता है। मील का पत्थर क्या एक ही जगह उसे लगा दिया जाता है, उस पर सारी सूचनाएं लिखी जाती हैं, लेकिन वह सूचनाएं एक राहगीर के लिए बहुत काम की होती हैं। उस राहगीर को, उस रास्ते से जाने वाले को उसी से सूचनाएं मिलती है, उस पत्थर द्वारा ही सूचनाएं मिलती है। तो कवि कहते हैं हमें भी उसी मील के पत्थर की तरह बनना है कि यदि हम बैठें भी तो इस तरह से सलाह मशविरा दें या इस तरह से काम करें कि एक मील के पत्थर की तरह हम सबका सहयोग करते जाएं। ठीक है। तीसरी पंक्ति और तीसरा कड़ी देखेंगे। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। देखिए यहाँ दो दिखना शब्द है कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। आदमी भी दो बार रिपीट हुआ है। देखिए सुंदर पंक्तियाँ हैं कि सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। कवि कहते हैं कि अगर हमें बहुत सच संवर कर समाज में हम सोचते हैं कि अगर हम बहुत सच संवर लेंगे, बहुत अच्छे मतलब अपने आप को संवार लेंगे तो लोग हमारी प्रशंसा करेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब सुंदर दिखना ही केवल प्रशंसा का कारण नहीं होता है, लेकिन हमें सूरत से नहीं सीरत से सुंदर बनना है, अपने कर्मों से सुंदर बनना है, ना कि अच्छे दिखने से सुंदर बनना है। यह कवि का समझाना है। दिखना कोई दिखना नहीं, मतलब सुंदर सच संवर का दिखना कोई दिखना नहीं है। यानी कोई बहुत सुंदर तरह से सच संवर के समाज में आए और सोचे कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, मेरे कपड़े बहुत सुंदर है, मैंने बहुत सुंदर मेकअप किया है, तो उससे वो सुंदर दिखेगा तो नहीं। कवि का कहना है कि अपने अच्छे कर्मों से सुंदर दिखना चाहिए। इंसान ने अपने आप को सुंदर अपने कर्मों से दिखाना है। और यदि आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। मतलब अगर हमने मनुष्य रूप में जन्म लिया है ना, तो हमें मानवता के गुणों को अच्छे कामों में लगाना चाहिए और मानवता के गुणों के अनुसार अच्छे व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि सभी लोगों में हम अच्छे कर्मों के द्वारा उन लोगों के चहेते बने, हम लोगों को पसंद आए। देखिए चौथी कड़ी। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। देखिए हमें मालूम है ये जीवन बहुत उतार चढ़ाव वाला होता है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी विकट परिस्थितियाँ आती हैं। तो कवि हमें समझाते हैं कि इन विकट परिस्थितियों में हमें हारना नहीं चाहिए। जो इंसान इन विकट परिस्थितियों का डटकर सामना करते हैं वह इंसान बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ते हैं। और कवि हमें समझाते हैं कि हमें इन सभी परिस्थितियों का, विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसी तरह जिस तरह पत्थरों के शहर में आईना नज़र आता है। मतलब कि विकट परिस्थितियों में भी कोई अगर उठकर सामने खड़ा हो जाता है और अपने अच्छे कर्मों से अपने आप को सफल बनाता है तो वह कवि बताते हैं कि वह इंसान बहुत अच्छा कहलाता है। मतलब वह समझ में आता है कि उसने अच्छे इंसानी गुणों को अपनाया हुआ है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विकट आ जाएं लेकिन हम डगमगाएं नहीं। आगे देखिए। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। बहुत सुंदर कवि की पंक्तियाँ हैं। कवि कहते हैं कि हमें बहुत संवेदनशीलता होना चाहिए, हमें दूसरों के दुख सुख समझने की परख होनी चाहिए। हम अगर दूसरों के दुख सुख को समझेंगे तो ही हम उसकी समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से कि अगर एक मोमबत्ती जलती है तो उसके साथ उसका धागा भी जलता है, तो उससे समझ में आता है कि उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ठीक उसी तरह यदि हम अच्छे कर्मों के द्वारा किसी के सुख दुख में काम आते हैं, किसी के दुख को दूर करते हैं, तो हमें भी उसी मोमबत्ती की तरह काम करना चाहिए। आगे कवि की पंक्तियाँ हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ,
वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। कवि कहते हैं कि हमें जुगनू की तरह बनकर निराशा से घिरे हुए लोगों में प्रकाश की किरण जगाना चाहिए। जब कभी जीवन में वक्त से हम हार जाते हैं, तब उम्मीद की एक किरण भी हमारे लिए प्रकाश का काम करती है ना। कभी कभी बहुत हम निराश हो जाते हैं, तब हमें एक आध आशा की किरण दिखाई देती है, तो वो हमारे लिए प्रकाश का काम करती है ना। ठीक उसी तरह हमें निराश लोगों के मन में भी उम्मीद की किरण जगानी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर देखो। कवि कहते हैं कि देखिए, इस समाज में जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ पर कुछ सीमाएं, कुछ मर्यादाएं होती हैं, और उन्हीं रूल्स और रेगुलेशंस, उसी सीमा और मर्यादाओं में रहकर हमें अपना व्यवहार बनाना चाहिए। कवि कहते हैं कि उन मर्यादाओं का पालन करते हुए अच्छा व्यवहार हमें सभी से करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे अच्छे कर्मों के लिए लोग हमें जानें, तो हमें उस मोती की तरह बनना चाहिए कि जो सीप में रहकर भी मूल्यवान बना रहता है ना। सीप तो बस पड़ी हुई रहती है, लेकिन उसके अंदर का जो मोती होता है ना, वो बहुत मूल्यवान होता है। उसी तरह यह समाज एक सीप की तरह है, उसमें हमें मोती की तरह मूल्यवान बनना है अपने अच्छे कर्मों से। 8वां, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। देखें, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा डर समा जाता है लोगों के मन में कि उस अगर कोई अच्छा काम करने भी जा रहे हैं, तो कोई डर उन्हें रोक लेता है, और वह डरा हुआ इंसान अपने जीवन के रास्ते से भटक जाता है। तो कवि हमें क्या कहते हैं कि यदि समाज में हमें कोई दुर्बल व्यक्ति दिखता है, जिस पर कुछ अन्याय हुआ हो या अन्याय हो रहा हो, तो हमें आगे बढ़कर उसकी सहायता करना चाहिए, उसके ऊपर हो रहे अन्याय को रोकना चाहिए और उसे हिम्मत देना चाहिए, ताकि वह समाज में फिर से उठकर खड़ा हो जाए। ठीक उसी तरह कि जब एक कली फूल बनने वाली होती है, तब वह डरने लगती है कभी कभी कि अगर मैं फूल बन जाऊंगी तो कोई तितली आएगी और मेरा सारा रस चूस लेगी, तो वो डर के मारे फूल बनने से डरती रहती है। तो कवि कहते हैं कि ऐसे समय में जब ऐसा कोई दुर्बल व्यक्ति ठीक कली की तरह हमें दिखे, तो हमें उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए, उसके अंदर का डर हमें निकाल देना चाहिए और उसे आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। कवि कहते हैं कि यह संसार और यह जो संसार है, यह जग है, वो पूरी तरह से मनुष्य और इंसानों से भरा हुआ है। यहाँ पर अच्छे बुरे सभी तरह के इंसान हैं। कवि कहते हैं कि मैं इस दुनिया में चलते हुए, हे ईश्वर, अगर किसी भी इंसान की तरफ देखूं, तो मुझे उस इंसान में आप ही नज़र आना, क्योंकि इससे मैं किसी के साथ भी बुरा बर्ताव करने से अपने आप को रोक लूँगा और अच्छे व्यवहार करते हुए इस जीवन में आगे बढ़ूँगा। इसलिए हे ईश्वर, आप मेरा इस काम के लिए साथ देना। चलिए, बहुत सुंदर कविता थी। इसका जो स्वाध्याय है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी।